30% अवैध शराब बिक रहे हैं, जिसका पैसा कहां जाता है आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया, करोड़ों रुपया। इसलिए मैं बोलता हूं कि भूपेश बघेल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एटीएम बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नए घमासान के आसार बन रहे हैं। इसके संकेत राज्य में 15 साल तक बीजेपी का विजय रथ खींचने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आक्रामक तेवर से मिल रहे हैं। दरअसल बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभावार प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रही है। एक प्रशिक्षण शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने शांत मिजाज से उलट भूपेश सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा कांग्रेस सरकार को घोटालों की सरकार बताया। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार में हुए चारा घोटाले का उदाहरण देते हुए प्रदेश में बड़े गोबर घोटाले का अंदेशा जताया। रमन ने कार्यकर्ताओं से कहा, ये सरकार अपनी ही गलतियों की वजह से जाएगी। कल एक विधानसभा में विषय आया था, तखतपुर में एक आदमी के पास दो बैल को ले गए, वो गोबर बेचने निकला तो 1800 किलो गोबर। तो बोले यार तुम्हारे पास अजीब बैला है, दो गोबर 2 दिन में 1800 किलो कैसे दे देगा? बोले मेरा बैला है, देगा तो तुमको हिसाब रखने की जरूरत नहीं, तुमको खरीदना है। लालू यादव में चारा घोटाला हुआ, भूपेश सरकार में गोबर घोटाला होने वाला। रमन के बड़े हमले के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने रमन सरकार के दौरान 15 साल में हुए घपले घोटाले गिनाने में देर नहीं की। रमन सिंह सरकार के 15 साल, घोटाले, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के 15 साल, और अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार किसान हित में काम कर रही है, किसानों को 2500 रुपए धान का दाम दे रही है, गोबर तक 2 रुपए किलो में खरीद रही है, तो ये रमन सिंह जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शिविर लगाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना बीजेपी संगठन में कोई नई बात नहीं है। बीजेपी में नया करंट दौड़ने की असल वजह के पीछे कुछ दिनों पहले नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी का दौरा माना जा रहा है। नई प्रभारी ने निराशा और हताशा में डूबी प्रदेश बीजेपी में नया जोश भरने की कोशिश की थी। उस समय प्रदेश सरकार को घेरने 1000 दिन 1000 मुद्दे का एजेंडा भी सेट किया गया था। बीजेपी नेताओं के तीखे तेवर और आक्रामक अंदाज को देखकर लगता है कि नई प्रभारी अपना प्रभाव जमाने में सफल रही हैं और बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। आने वाले दिनों में कांग्रेस इसे कैसे काउंटर करती है, ये देखने वाली बात होगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, यानी बीजेपी में क्या वाकई अंडरकरंट दौड़ रहा है। प्रशिक्षण शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के तेवर बड़े तीखे आज नजर आए और इन तीखे तेवरों में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते करते भूपेश सरकार पर ताबड़तोड़ हमले उन्होंने किए। 2 साल की सरकार को कुशासन की और घोटालों की सरकार बना दिया और ख़ास तौर पे जो उनका निशाना था गोधन न्याय योजना पर, गोबर को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि जैसा बिहार में चारा घोटाला हुआ था, यहाँ गोबर घोटाला होगा। कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की और पिछले 15 साल में घोटालों की एक फेहरिस्त यहाँ पर दिखा दी और कहा रमन सिंह को पहले पिछले 15 सालों पर नजर डालनी चाहिए। तो महज ये घोटाले वाली बात है या आक्रामक तेवर है? क्या कार्यकर्ताओं को सिर्फ उत्साहित करने के लिए उनमें जोश फूंकने की कवायद है या वाकई लड़ाई का बिगुल बच चुका है? चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रमेश वर्ल्यानी जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत। सच्चिदानंद उपासने जी भाजपा से हैं, बहुत स्वागत आपका। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उपासने जी, ये जो तेवर दिख रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए है या डी पुरंदेश्वरी जी के दौरे का असर है? किस तरीके से इसे देखा जाए? एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो आज हमला हुआ है, घोटालों की सरकार बताया गया। ये धरातल की वास्तविकता है जो लगातार मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, इस प्रदेश की जनता के माध्यम से और पेंशन कर बाहर आ रही है कि किस प्रकार से नरवा गरवा घुरवा बारी, किस प्रकार से अनियमितताएं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार और जो घोषणाएं हो रही हैं किस प्रकार से जमीनी स्तर पर फ्लॉप होती दिखाई दे रही है। हम 2-4 योजनाओं को ही ले लें, जिस प्रकार से गौठान योजना की गई, लगातार अखबार रंगे पाए जाते हैं कि न तो गौठानों में चारा है, न गौठानों में पानी है, वहां पर बड़ी मात्रा में
जो गोठान बने हैं पूरी तरह से चरमरा गए हैं, वहां पर गायों की मौत हो रही है। इस प्रकार के अनेक प्रकरण सरकार के उजागर हुए और वो बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ अखबारों में दिखाई दिए। उसी प्रकार से जो एक पशुओं के लिए सड़कों पर घूमने वाली योजना बनाई गई थी, आज वो कहाँ है? लगातार पशु मारे जा रहे हैं, मानव भी उसके शिकार हो रहे हैं, दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो आखिर ये योजनाएं बनती क्यों हैं? जब बनाई जाती है तो इसका पालन क्यों नहीं होता है? जिस प्रकार से गोबर बिक्री की बात होती है, उसमें जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा और अखबारों में भी उसको, जिनके पास कितनी गाय है और उसका गोबर का हिसाब लगाया जाए तो बहुत ज्यादा, दो जिनके पास बैल भी है, 2 बैल हैं, लेकिन वो हजारों रुपए का गोबर बेच रहे हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? इस प्रकार से गोधन के नाम पर भी भ्रष्टाचार ये सरकार कर रही है। उसी की तुलना डॉक्टर रमन सिंह जी ने की कि चारा घोटाले के समान ही गोबर घोटाला। वरलानी जी से एक छोटी टिप्पणी ले लेता हूँ। वरलानी जी, ये जो आज तस्वीरें सामने आई, पूर्व मुख्यमंत्री के तेवर सामने आए, घोटालों की सरकार उन्होंने बताई, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। क्या ये तेवर के पीछे क्या कार्यकर्ताओं में उत्साह भरना था या वाकई आप लोगों के खिलाफ आक्रामक तेवर है? अभिषेक जी, असल में मैंने अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के बयान को देखा। जो व्यक्ति 15 साल सत्ता में रहा हो और जनादेश उनके खिलाफ इतना गया कि वो 14 सीट पे सिमट गए हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक रूप से झलक रहा है। वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उनको इस बात का डर है कि जो भूपेश बघेल की गांव और किसान को लेकर जो योजना है, उसके चलते कांग्रेस पार्टी का जनाधार ग्रामीण अंचल में बहुत तेजी से बढ़ा है और मजबूती से बढ़ा है। तो अब उसके काट के लिए उनके पास कोई और विकल्प है नहीं, तो उनको अपने कमीशन खोरी के दिन आ गए, तो वो गोबर खरीदी में मीन मेक निकाल रहे हैं। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी बताना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर रहे हैं, तो कई टिप्पणी करने के पहले आप कम से कम उस योजना की जानकारी तो ले लेते। ये गोबर खरीदी योजना है, मुख्य रूप से स्व सहायता समूह के माध्यम से है। स्व सहायता समूह खरीदता है 2 रुपए किलो में और वर्मी पोस्ट खाद बनाकर 10 रुपए किलो में बेचता है। और ये सारा पेमेंट जो है ऑनलाइन पेमेंट होता है। पता नहीं कौन से 2 बैल उनको मिल गया, बता दें 2 बैल कौन से हैं तो सरकार के संज्ञान में ला दें। किसी भी गांव में चले जाएं, सारा गोबर खरीदी का बाकायदा रिकॉर्ड है, ये नहीं है। और मुझे आश्चर्य है कि भ्रष्टाचार की बात डॉक्टर रमन सिंह जी कर रहे हैं। 36,000 करोड़ का नान घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ, उसकी जांच करा रही थी भूपेश बघेल सरकार। यदि डॉक्टर रमन सिंह जी और उनके साथी पाक साहब थे तो हाई कोर्ट में याचिका लगाकर उस पर स्टे नहीं लेते हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान में किसी राज्य में हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाते हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक है बाबूलाल जी, से मैं एक टिप्पणी ले लेता हूं। लंबी फहरिस्त गिना दूं, मोबाइल खरीदी में जियो को लाभ पहुंचाने के लिए 1000 रुपए की मोबाइल को 4000 में बेचने का काम। बाबूलाल जी, ये तस्वीरें आपने की बात करते हैं, बयान भी आपने पूर्व मुख्यमंत्री का सुना और दोनों जो भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनकी भी बातें आपने यहाँ पर सुनी। आपका आकलन क्या है? क्या ये जो तेवर थे कार्यकर्ताओं में सिर्फ महज जोश भरने के लिए थे या वाकई तैयारी हो रही है, या घोटाले के आरोप लगे इसलिए उसका काउंटर ये घोटाला है? देखिए, अब 3 साल बचे हैं चुनाव को, 2023 में चुनाव होंगे, तो निश्चित रूप से अगर प्रारंभ करना है तो यहीं से करना होगा जी। और वो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वही शुरुआत की जा रही है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इन जनरल जो है डॉक्टर रमन सिंह बहुत सौम्य और सज्जन व्यक्ति के रूप में उनकी छवि है पूरे प्रदेश के अंदर में। एक अच्छे सज्जन आदमी है, सौम्य चेहरा है, कम बोलते हैं, आक्रामक नहीं होते, ये उनका चेहरा है। लेकिन अब वो विपक्ष में है, तो विपक्ष में भूमिका सबसे पहले आक्रामक चाहिए। भूपेश बघेल का जो आक्रामक तेवर था उसने उसको सत्ता में लाया, उसका संगठन शक्ति उसकी सामने आई, कार्यकर्ता उससे जुड़े। वही आक्रामकता अब भाजपा में नेतृत्व को चाहिए। वो आक्रामकता जो है रमन सिंह में नहीं थी, पहले छवि में उनके वो सौम्य थे। अब वो आक्रामकता लाने का एक प्रयास है। इस तरह की भाषा अगर नहीं बोलेंगे
तो निश्चित रूप से जो है वो काम नहीं बनेगा। और कार्यकर्ता तो इसी भाषा को, आक्रामक भाषा को सुनने के आदी हो गए हैं। इस भाषा में बोल करके आरोप प्रत्यारोप लगा करके जो है बिल्कुल वो आगे तालियां भी बढ़ने का उनको मिली प्रयास इस कर रहे हैं। बयान और पर। एक छोटी सी और बात मैं बता दूं आपको कि ये भ्रष्टाचार के आरोप से इनका काम नहीं बनने वाला। क्या आप याद होगा दूसरा कार्यकाल जो रमन सिंह जी का था, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप उनके ऊपर में लगे, 36,000 करोड़ के और कई आरोप लगे। लेकिन आप रिजल्ट देखिए चुनाव के, जनता के बीच में भ्रष्टाचार कोई महत्व नहीं रखता ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि तीसरी बार फिर सरकार बन गई। भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोपों से काम नहीं बनेगा। अगर प्रमाण के बगैर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनके कोई मायने नहीं गिनती है जनता। वो तो आपको प्रमाण सहित आरोप देने पड़ेंगे। जैसा नान घोटाला में कुछ सामने आया था तो लोगों को विश्वास होने लगा था। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये रमेश बिरलानी जी ने सही कहा, किसान और ग्रामीण के लिए योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं का क्या इनके पास काट है, क्या आगे इनकी योजना है सोच में, वो करना पड़ेगा। जैसे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो रमन सिंह ने किया था, उसका जोड़ नहीं है अभी, उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है भूपेश सरकार, वो अलग बात है। लेकिन किसान ग्रामीण वाले मामले में इनको काट खोजनी पड़ेगी, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। प्रमाण देना होगा, सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप से कुछ नहीं चलेगा। बाबूलाल जी कह रहे हैं वक्त तो सही है इस वक्त कार्यकर्ताओं को जगाने का, लेकिन कुछ ठोस करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं चलेगा। ठोस है तभी तो ये डॉक्टर रमन सिंह जी की जो आक्रोश है, एक एक करके उन्होंने जिस प्रकार से प्रदेश सरकार के बातों को गिनाया है, कानून के बारे में गिनाया है, उन्होंने जिस प्रकार से कर्ज लेकर ये प्रदेश सरकार कर्ज में डुबा रही है। अभी तक 2 साल में 26,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। इस प्रदेश पर 65,000 करोड़ का भी कर्ज बकाया दिख रहा है। तो ये इन सब बातों को आखिर आप कहते हैं कि किसानों के लिए कर्ज ले रहे हैं, फिर आखिर किसानों का भी आप पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। आखिर ये कर्ज ले रहे हैं। लगता नहीं आपको कि थोड़ा लाजवाब करने वाला आरोप लगना चाहिए? जैसा कि आपने कर्ज की बात कही तो उधर से जवाब आ जाता है कि आपने मोबाइल बांटने के लिए लिया, हम जनता के कर्ज पटाने के लिए दे रहे हैं, उनका कर्ज माफ करने के लिए ले रहे हैं। तो मतलब कुछ लाजवाब करने वाला कुछ ठोस आरोप आप लोगों को लगता है कि और कुछ मजबूती के साथ लगाना चाहिए? आज किसान कर्ज के नाम पर भी आत्महत्या कर रहा है। आपने कहा था किसानों का सभी प्रकार का कर्ज हम माफ करेंगे, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? इसका जवाब भी तो इस सरकार को देना पड़ेगा कि एक साल में आपके 335 किसान जो है आत्महत्या करते हैं। बिल्कुल दे रहा हूं। तो इसका जवाब भी देना होगा कि आखिरकार बड़े जमदारी साहब कहते हैं कि किसानों के लिए हम कर्ज ले रहे हैं, बाकी प्रदेश की जनता आप तो विकास अवरुद्ध कर दिया आपने। ईंटा लगाने का काम इस प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, जो पुराने काम है उसी का आप भूमि पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से आप जो इस प्रदेश की सारी व्यवस्था उपासने जी किसानों का अल्पकालीन कर तो लीजिए, किसानों का सुन तो लीजिए आप जो है क्यों इतनी जल्दी है आपको? जब चलो आप पूरी बात करें फिर मैं बोल देता हूँ। जिस प्रकार की व्यवस्था इस प्रदेश में चल रही है तो स्वाभाविक रूप से और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष की भूमिका में जो बातें विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से, अब सड़क की लड़ाई के माध्यम से ये प्रश्न तो उठाए जाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे ही, क्योंकि आपने जिस प्रकार से इस सारी योजना में भ्रष्टाचार कर रहा है। आपका रेत माफिया यहाँ ऐसा है, शराब माफिया यहाँ पर काम कर रहा है, प्रतिपक्ष के स्कूल माफिया प्रतिपक्ष के रूप में आपको पूरा हक है उठाने का। आप बात सुन लीजिए, आपके मंत्रियों को आप ही के सवालों का जवाब सुन तो लीजिए। आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात पे आइए ना। किसानों का विधायक कह रहे हैं, इसको सुनना पड़ेगा। कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, अल्पकालीन ऋण माफ करेंगे। हमने अल्पकालीन ऋण माफ किया किसानों का। हमने कहा था 25 रुपए क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे, हमने धान खरीदा। आप किसानों के साथ क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान दिल्ली के दरवाजे पे किसान बैठे हैं, 30 दिन से किसान लोग बोल रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, और किसान क्या बोल रहा है कि साहब एमएसपी का कानूनी अधिकार हमको दे दीजिए। एक सूत्री कार्यक्रम है। आप किसानों के दुश्मन हैं, गांव के गरीब के दुश्मन हैं। मोदी सरकार हो चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, इनको गोबर नीति समझ ही नहीं आ रही है। इनको गांव से मतलब नहीं, इनको मतलब है अंबानी अदानी से। जो काम होगा अंबानी अदानी के लिए होगा। इससे तो उभरिए। ये देश 130 करोड़ का देश है, केवल अंबानी अदानी का देश नहीं है उपासने जी।
किसान अरे मर आप रहे तो हैं, पढ़े लिखे हैं, उस कानून को पढ़िए। कड़ाके की अरे ठंड में भारतीय बैठे जनता हैं पार्टी की खुले पहली आसमान के सरकार नीचे, है और जो आप आजादी लोग के कुछ बाद करने आज के सुन नहीं पहली रहे। बार इस प्रकार का कानून लेकर आई, जिसको आप खुद अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं। तो केवल आपका भी घोषणा भ्रम, पत्र केवल पढ़िए। भ्रम, केवल झूठ, केवल आप देखा केवल जाइए, झूठ आपको बोलना, इस देश में सब जगह तो केवल पराजित हो झूठ रहे हैं। बोलना। कहाँ बची कांग्रेस पार्टी? घोषणा या पत्र से झूठ काम नहीं पर होता, झूठ का जनता माल में क्या बनाकर, दिख रहा है वो होता झूठ है। का माल बनाकर आप सत्ता में आ गए हैं। अब झूठ का माल बनाकर आप जनता अरे को आप और बेवकूफ जनता के बना रहे बीच हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? देश दुनिया देख रही है, वो तो दुनिया देख ही रही, अमेरिका, जनता भारतीय इंग्लैंड, जनता पार्टी के कनाडा, वहाँ साथ है। के भारतीय लोग बोल यदि रहे हैं कि इस मोदी जी को क्या कानून हो के गया है, समय में यदि क्या चुनाव होते पागलपन हो रहा है यहाँ हैं, पर। तो वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पंजाब में यदि आज ज्यादा धान खरीदी हो रही है, तो वो देख रही जनता की किस प्रकार से वहां पर अरे सर्वाधिक ये धान चुनाव खरीदी। उनाव में मत जाइए, सर्वाधिक धान ये आप खरीदी, धन बल, समर्थन मूल्य ये पर सरकार तोड़ के आप जो चुनाव कर रहे हैं ना, इसको आप नहीं मानिए। वो जनता के संघर्ष को देखिए जो दिल्ली की सड़कों पर बैठी हुई है। उपासने जहाँ जी, पर भारतीय उपासने जनता जी, पार्टी नहीं ये- थी, वहां पर भी भारतीय ये जो जनता आज पार्टी आ रही प्रशिक्षण है। शिविर में जो यहाँ पर संबोधन पूर्व मुख्यमंत्री का हुआ था, और जैसा बाबूलाल जी कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से काम नहीं चलने वाला, और भी कुछ आप लोगों को लाना होगा। क्या इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए उन कमियों को आप दूर कर पाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं कमियों को जो दूर तो आपकी पिछली सरकार बार को हार का करना कारण है। बनी थी, या सिर्फ हार के कारण कोई सरकार नहीं थी। हार के कारण नहीं, केवल पार्टी के अंदर की झूठ बोल अंदर की आपकी कमी पार्टी है। की सरकार, आपकी झूठा पार्टी घोषणा कभी पत्र कमजोरी लेकर नहीं सरकार करेगी। झूठा घोषणा पत्र लेकर आपकी गन्ना पार्टी की विभाग से कमजोरी की लेकर बात कर रहे हैं लोगों अभिषेक को जी। धोखा देने का काम इस सरकार ने किया। अरे लोगों को ऐसा नौजवानों है, को झूठ 2500 बोलते तो रुपया आपने आप इतना उनके खाते बेवकूफ में में जमा नहीं करने आते। के बाद कहकर इस सरकार हमने ने जो कहा करके नौजवानों के दिखाया, साथ धोखाधड़ी की, जो कहा किसानों करके के साथ दिखाया। धोखाधड़ी की, गंगा जल हाथ में लेकर आप जो हम बाबूलाल कहते हैं वो करते हैं। शराबबंदी के बाबूलाल नाम पर जी, धोखाधड़ी की। मैं आज बाबूलाल इस जी कारण से आपकी टिप्पणी ले सरकार लेता हूं, आई फिर है। आप लोगों के पास आता हूं। बाबूलाल जी, भाजपा बार बार कहती, जब उससे पूछा जाता है कि 2018 में आपकी सत्ता क्यों गई, तो एक ही जवाब होता है कि घोषणा पत्र लोक लुभावन था, झूठा घोषणा पत्र दे दिया, इसलिए सत्ता गई। क्या ये मुद्दे काफी हैं कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए इस प्रशिक्षण शिविर में 2023 की तैयारी के लिए, या कार्यकर्ताओं को भी और बहुत कुछ समझ आता है? वायदे लोक लुभावन थे, ये तो बिल्कुल 100% सत्य है। ऐसे वादे थे जिसको लोगों ने आकर्षित किया, लोगों को आकर्षित किया, लेकिन वो झूठे थे। इसमें कुछ सच है, कुछ गलत है, कुछ चीजें पूरी हुई है। शराबबंदी का काम अभी भी कांटे की फांस की तरह अटका हुआ है, और बेरोजगारी के विषय पे भी बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है मनरेगा के माध्यम से और माध्यम से हुआ है। और वही प्रयास रमन सिंह भी करते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बेरोजगारी के लिए कुछ काम नहीं किया, काम किया। मैं वही कह रहा हूँ, रमन सिंह सरकार के समय जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ था, उसका मुकाबला भूपेश सरकार नहीं कर सक रही है। लेकिन जो भूपेश बघेल की सरकार किसान और ग्रामीणों के लिए कर रही है, और जो एकदम निचले स्तर के गरीबों के लिए कर रही है गोबर के माध्यम से, वो काम जो है उसकी काट क्या है? रमन सिंह जी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या आगे योजना है? उसको कैसे वो करेंगे? गांव के लिए वो क्या कर पाएंगे? गांव के लिए वजनदार कोई बात अगर कहने लगेंगे, तब जो है भूपेश सरकार के जो किसान ग्रामीण के पक्ष के जो योजना है, उससे बड़ी कोई बात कह पाएंगे, तभी कुछ काम बनेगा। फिलहाल कोई ऐसी बात निकली नहीं, आपको ऐसा लगता है? एक बात बताता हूँ, मुझे तो रमन सिंह से ज्यादा आक्रामक सच्चिदानंद उपासने लगते हैं। ये इनके जैसा नेतृत्व अगर भाजपा को मिल जाए, तो मैं समझता हूँ, अभी मैं देख रहा था तो बड़ा आनंद आ रहा था। वाकई में ऐसा आक्रमण होना चाहिए जैसा सच्चिदानंद उपासने जी कर रहे हैं। सौम्यता काम नहीं आएगी, वो तो भूपेश बघेल बनना पड़ेगा डॉक्टर रमन सिंह को। भूपेश बघेल की तरह जमीन में बैठना पड़ेगा, भूपेश बघेल की तरह आक्रामक होना पड़ेगा, भूपेश बघेल की तरह दौड़ना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें अभी रमन सिंह जी को करना पड़ेगा। वो एक बहुत सौम्य और सज्जन व्यक्ति है, निश्चित रूप से बदल रहे हैं अपनी छवि को। यदि छवि बदल पाए तो उनकी बात का विश्वास जो है वो कार्यकर्ता कर पाएंगे। इस प्रकार के प्रशिक्षण के जरिए तैयार हो सकते हैं 2023 के लिए। उपासने जी, बिल्कुल, प्रशिक्षण हमारी एक संगठनात्मक व्यवस्था है। हर वर्ष आपने देखा होगा, जब हम सत्ता में थे तब भी हमारे प्रशिक्षण शिविर आपकी जैसी आक्रामकता, जैसा कि बाबूलाल जी भी बोल रहे हैं। नहीं, आक्रामकता तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में रची बसी है। इस आक्रामकता के चलते हमने कांग्रेस के हमने शून्य से यात्रा प्रारंभ की थी। बाबूलाल जी, हमने ये शून्य से यात्रा प्रारंभ की थी। अभी आज देश में हम शिखर पर पहुंचे हैं, तो वो कार्यकर्ताओं की इसी कर्मठता के कारण, कार्यकर्ताओं की इसी
जो आक्रामक सुनने रूप क्यों से जा रहे हैं? उस कांग्रेस सुनने के क्यों गढ़ को जा हमने रहे हैं? तोड़ा है। आज यदि हिंदुस्तान के किसान आपको आज- सुनने में ले आज जाएंगे। यदि हैदराबाद में भी हम जीत कर आ रहे हैं, हिंदुस्तान के आज यदि किसान आपको पश्चिम सुनने बंगाल क्यों में ले भारतीय जाएंगे? जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वो के हिंदू कार्यकर्ताओं मुसलमान की- ज्यादा दिन नहीं चलने अरे वाला ये है। हिंदू मुसलमान तो ये आप हिंदू करते और हो, मुसलमान को हिंदू मुसलमान बांट के को ज्यादा देश दिन को राजनीति बांटने करते वाले, हो, उपासनी देश को जी। पाकिस्तान आप से कर रहे बांटने हो। वाले, आपने हिंदू हैदराबाद में मुसलमानों के यही आधार किया। पर देश को बांट यही दिया। कर दिया आप आपने। क्या बात करते हो? हमने तो आपने पाकिस्तान के पंडित दो टुकड़े जवाहरलाल कर नेहरू दिए। ने इस देश को जाति के आधार हमने पर बांट पाकिस्तान दिया। के दो ये टुकड़े कर हैदराबाद दिए। भी किसकी बांग्लादेश देन है? बना दिया। ये हैदराबाद आपने भी क्या आपकी किया? देन है। ये रियासत जब थी तो उस समय आपकी गलत नीतियों के कारण आज अरे हैदराबाद को बचाया हमारे सरकार आज ने। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की स्थितियां बनी है, उपासनी जी, पार्टी हिंदू के मुसलमान देन है। ज्यादा दिन नहीं इस चलने कारण वाला से है। आज रहंगे मुसलमान उपासनी जी, 2023 में भी क्या छत्तीसगढ़ में गतिविधियां कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसे आप लोग जीत हासिल करने वाले हैं? उपासने जी, 2023 में भी क्या वो जोड़ी आपको पार लगाएगी, ऐसा सोच रहे हैं आप? नहीं, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब काम करता है तभी पश्चिम बंगाल में इस प्रकार का वातावरण बनता है। कोई हर समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं आते हैं, पूरे तो समय बिल्कुल काम सही कहा करके आपने। कार्यकर्ता और ये स्थिति 2018 निर्माण में करता है। आपका कार्यकर्ता काम नहीं किया, वही मैं जानना चाह रहा था कि यस, नहीं यदि हमारे घोटालेबाज किया। विपक्ष में है तो घोटालेबाज लेकिन ये आपके जिस पास प्रकार आए से तो वो जिस प्रकार से ईमानदार ठग घोषणा पत्र जो ममता बनर्जी घोटालेबाज थे, ममता बनर्जी घोटालेबाज थे, आपके यहाँ क्लीन चिट। कांग्रेस के फितरत आसाम में में आपने रहा है यही किया। कि गरीबी हटाओ बंगाल का में नारा यही कर देकर रहे हैं। 60 साल वाह। राज करने वाले कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार लोग का गरीबी आपका नहीं बड़ा हटा पाए। अजीब मानदंड उसी है प्रकार आपका। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ, यानी जितने छत्तीसगढ़ आरोप में शराब थे के साथ, आपके गंगा जल के ममता साथ बनर्जी धोखाधड़ी की करने वाली है मैं मैं कांग्रेस एक पार्टी। सीधा सारा सवाल ईडी छत्तीसगढ़ के साथ छलावा करने वाली है। सीधा सा सवाल उपासने जी से मेरा है। उपासने जी, 2023 के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की कार्यकर्ताओं को लेकर? जैसे बाबूलाल जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कोई बड़ा मुद्दा हो नहीं पाता है, कोई ठोस चाहिए होता है उसमें। नहीं, हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष की भूमिका हमको इस प्रदेश की जनता ने दी है। हर स्थान पर जहां जहां इस कांग्रेस सरकार की खामियां होगी, कमियां होगी, भ्रष्टाचार होगा, जनहित के विपरीत काम किया जाएगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सिपाही के साथ समान खड़ा होगा। और निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ के गढ़ को यदि किसी ने तोड़ा था 15 साल तक, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा था। चुनौती थोड़ी सी लग रही है कि हाँ विपक्ष ऐसा है, तैयारी कर रहा है। विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये अनर्गल बिना प्रमाण के आरोप लगाने की राजनीति को हम बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। अरे यहाँ कोई चोर नहीं बोल रहा है, अनर्गल सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है राहुल गांधी को। इस प्रकार के बाढ़ का पैसा की आपको बात बताना नहीं चाहते राहुल गांधी जैसे। कोई माफी नहीं मांगनी पड़ती है, कोर्ट में माफी कोई माफी मांगनी नहीं पड़ती इस है। प्रकार की से बात करूं आपके बाबूलाल नेता जी, हैं। आने वाला समय और आक्रामक और तीखा होने वाला है दोनों दलों के बीच में। आपका अध्यक्ष तड़ी पार है। बाबूलाल शर्मा जी, वर्ल्यानी जी, वर्ल्यानी, मैं बात कर लूं, आखिरी टिप्पणी वैसे और आक्रामक होते जाएंगे। बाबूलाल जी, आने वाला देखिए, ऐसे समय और आरोपों तीखा से- और तेवर होने वाला है। हाँ बिल्कुल, तीखे तेवर बढ़ेंगे, अभी दोनों की तरफ से बढ़ेंगे। देखिए एटीएम का बात कहा, हाईकमान के एटीएम है भूपेश बघेल, इसका जवाब भी कांग्रेस देती थी कभी। डॉक्टर रमन सिंह को तब कहा जाता था कि भाजपा के एटीएम है वो यहाँ के लिए। तो ये सब आरोपों प्रत्यारोप कुछ नहीं होता। कर्ज के बारे में जैसे 65,000 रुपए कर्ज है सरकार के ऊपर में, ये जनता के ऊपर है, तो 36,000 करोड़ जो है वो आपके समय का है। ये सारे जवाब इनके पास, इन सब आरोपों से कुछ होना जाना नहीं है। आपको जो है कहीं ना कहीं ये जो कर्ज ले रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। 2,000 रुपए 2,500 रुपए के अतिरिक्त पैसे देने के लिए कर्जा माफी, ठीक है, सारी योजनाओं के लिए ही लिया जाता है कर्ज कोई अपने लिए नहीं लिया जाता, वो जनता की योजनाओं के लिए लिया जाता है। उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट से बाहर कोई नहीं जा सकता। उसके लिए कोई आने वाला वक्त आरोप प्रत्यारोप बहुत बहुत काम आएंगे नहीं। लेकिन मैंने जो तीखा बात और कही है कि आपको तेवर के ग्रामीण साथ दिखने आधारित वाला कोई है। योजना, बहुत बड़ी शुक्रिया। योजना आज देनी होगी। समय जी जी अब तो प्रतिभूति बेचना पड़ रहा है, लानी होगी, उसकी कार्ड ढूंढनी होगी अगर आपको आगे कुछ करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज समय मेरे पास इतना ही था इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तीखे तेवर दिखने लगे हैं विपक्ष के। प्रशिक्षण शिविर चल रहा था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने आक्रामक आरोप वहां पर लगाए हैं, उनका आक्रामक रूप दिखा। हालांकि इसका जवाब भी कांग्रेस ने बखूबी दिया है। कांग्रेस के पास शायद फिलहाल विपक्ष के हर सवाल का जवाब है। तो जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, विपक्ष को अगर अपनी जगह बनानी है तो कुछ ऐसे सवाल उठाने होंगे जिसका जवाब सरकार के पास ना हो, वो लाजवाब हो। आज के मुद्दे में नमस्कार।